बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्स एकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर से वेलकम। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर FSC पार्ट 2 डे 5। माय नेम इज़ खुरम पराचा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज का सिलेबस क्या है। बुक 2 है आज। बुक 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम। पार्ट 2 में लेसन 11 है। आपने पहले 2 लेसन जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं बुक 2 पार्ट 1 लेसन 1 और 2। आज हम बुक 2 पार्ट 2 के लेसन 11 की तरफ चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ईडियम्स कितने करेंगे हम। 25 to 30 ईडियम्स हैं और ये ईडियम्स करने के बाद फिर हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। आज 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं, 17 एंड 18। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। फर्स्ट ईयर एट हैरो बाय सर विंस्टन चर्चिल। तो ये सर विंस्टन चर्चिल हैं, बहुत मशहूर शख्सियत, बहुत बड़े सियासतदान, बहुत बड़े स्टेट्समैन और उससे भी बड़ी बात कि बहुत बड़े उस्ताद, अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। फर्स्ट ईयर एट हैरो के सबसे पहले तो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है? ये बेसिकली एक बायोग्राफी है। ये जो फर्स्ट ईयर एट हैरो है आपके पेज 45 पे, टेक्स्ट बुक के पेज 45 पे, ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि बंदा, राइटर जो है वो खुद अपने बारे में लिख रहा होता है। अगर मैं कायद-ए-आज़म के मुताबिक लिखूं तो ये बायोग्राफी होगी, और अगर कायद-ए-आज़म खुद अपने मुताबिक लिखेंगे तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। लिहाजा ये सर विंस्टन चर्चिल ने अपने मुताबिक खुद से लिखा हुआ है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। आगे चलते हैं। इसको उर्दू में सवाने उमरी कहते हैं। अपनी ज़िंदगी के हालात जो जिसमें बयान किए जाएँ उसको सवाने उमरी, इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, अब उन्होंने, सर विंस्टन चर्चिल ने अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हालात लिखे और अपनी उस जहाँ पे उन्होंने अपनी चाइल्डहुड का जिक्र किया था, जहाँ पे अपने स्कूल में एडमिशन का जिक्र उन्होंने किया था, वो हिस्सा आपके सिलेबस में शामिल कर दिया गया है कि सिलेबस के उनके हालात क्या थे, उनकी सोच क्या थी। सर विंस्टन चर्चिल की इतने बड़े सियासतदान थे, तो माजी में वो पेपर्स के मुतल्लिक़, अपनी स्कूल में एडमिशन्स के मुतल्लिक़ और एक एंट्रेंस टेस्ट के मुतल्लिक़ क्या सोचते थे, और क्या वो शुरू से ही बहुत लायक फाइक थे। बाद में तो दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया उन्होंने, लेकिन क्या जब उन्होंने दाखिला लिया अपने स्कूल में तो क्या वो लायक थे? ये देखते हैं हम, इस लेसन के अंदर देखेंगे। तो लेसन में है हैरो। हैरो एक स्कूल का नाम है। इंग्लैंड में एक बहुत मशहूर स्कूल है हैरो। 2 स्कूल थे उस ज़माने में बहुत मशहूर, ईटन और दूसरा हैरो। तो ये हर कोई चाहता था कि हैरो के अंदर एडमिशन मिले, हैरो स्कूल में एडमिशन मिले। जैसे आजकल के हमारे शहरों के अंदर बड़े मशहूर स्कूल होते हैं, वहाँ पे एडमिशन ही नहीं मिल रहा होता। तो ये भी हैरो नामी स्कूल में एडमिशन के लिए गए और वहाँ पे टेस्ट दिया। टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस थी, अभी बात करते हैं मज़ीद इस पे, और वहाँ पे क्या हालात थे, ये अभी हम मेन पॉइंट्स के अंदर देखते हैं कि ऐसी क्या क्या उसमें बातें बयान की गई हैं। तो शुरू में तो बस यही बात की गई है कि वो एग्ज़ाम्स अभी 12 साल के हुए थे, कि उनकी उम्र जो है वो 12 साल की हुई थी अभी, तो वो एग्ज़ाम्स उनके सामने आ गए, जिससे वो बहुत खाइफ थे, बहुत डरते थे, खौफज़दा थे, पसंद नहीं थे उनको एग्ज़ाम्स। लेकिन बहरहाल क्या करें, एग्ज़ाम्स पसंद हों या ना हों, हमें तो एग्ज़ाम्स में अपीयर होना होता है। देखते हैं जी। कहते हैं जी, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट तो थे, मैं जाता था स्कूल में, जब गया तो वो एग्ज़ामिनर्स के पास या टीचर्स के पास जब मैं जाता था तो वो मैं चाहता था कि मुझसे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के मुतालिक बात की जाए, मेरे पसंदीदा मज़ामीन के मुतालिक बात की जाए। तो पसंदीदा मज़ामीन उनके थे जी हिस्ट्री, पोएट्री और एसे राइटिंग। इसमें वो चाहते थे, सर विंस्टन चर्चिल चाहते थे कि मुझसे हिस्ट्री के मुतालिक बात की जाए, मुझसे पोएट्री के मुतालिक बात की जाए और मुझसे एसे राइटिंग के मुतालिक बात की जाए, मज़मून निगारी के मुतालिक बात की जाए। लेकिन वो जो एग्ज़ामिनर्स थे वो उसे लैटिन, लातीनी ज़ुबान, लैटिन के मुतालिक पूछे थे। हाँ जी, लैटिन की कोटेशन सुनाओ, लैटिन के कोई जुमले ट्रांसलेट करके सुनाओ, या मैथमेटिक्स। सर विंस्टन चर्चिल को मैथमेटिक्स भी पसंद नहीं था इब्तदाई स्कूल के दिनों में। तो ये बातें थी। आगे जी, एग्ज़ाम्स वर ट्रायल टू हिम। ट्रायल, आजमाइश। एग्ज़ाम्स उनके लिए बड़ी आजमाइश थे जी, बहुत तंग थे एग्ज़ाम से। वो कहते थे कि एग्ज़ाम्स ना ही देने पड़े। आप लोग तंग होते हैं कि नहीं, ज़रा सोचिए। आगे बात करते हैं जी, परफॉर्मेंस एंट्रेंस टेस्ट कैसी थी जी? परफॉर्मेंस रही जी उनकी बैड परफॉर्मेंस रही। एंट्रेंस टेस्ट, दाखिला इम्तिहान जो था हैरो नामी स्कूल में, ज़ाहिर है एडमिशन तो एंट्रेंस टेस्ट पे ही मिलेंगे ना, हर कोई तो एडमिशन नहीं ले सकता। जो टेस्ट पास करेगा उसको वहाँ पे वो
वो एडमिशन मिलेगा, और जो टेस्ट पास नहीं करेगा वो वहाँ से फारग है। तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो बहरहाल वो बैड थी, लेकिन वहाँ पे वो कहने वाले बात कर रहे हैं, सर विंस्टन चर्चिल बात कर रहे हैं कि मिस्टर वेल्डन, हेडमास्टर जो थे मिस्टर वेल्डन, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मेरे पेपर को देखा, और वहाँ पे मेरे पेपर्स को देखते हुए उन्होंने मुझे दाखिला दे दिया। अच्छा हुआ क्या था ये देखते हैं कि वो बैड परफॉर्मेंस जो है वो हुई कैसे। असल में ये जाते हैं वहाँ पे पेपर देने के लिए, और लैटिन प्रोज का पेपर जो है वो वहाँ पे उनके सामने आता है। जब वो लैटिन प्रोज का पेपर सामने आता है तो कहते हैं जी मैंने सिर्फ अपना नाम लिखा और बस, और एक दो एंट्री की वहाँ पे, और उसके बाद मैं सोचता रहा कि मज़ीद ऐसी क्या बात लिखूँ। तो जब मैं बड़ी देर सोचता रहा तो ना जाने कहाँ से मेरे साफ़ सुथरे शीट के ऊपर, पेपर के ऊपर पता नहीं ना जाने इंक के धब्बे आ गए, स्याही के स्मजेस आ गए। तो वो और परेशान हो गए कि यार इतनी देर क्या, और इसी मंजर को वो काफ़ी देर देखते रहे और परेशान होते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब टाइम ख़त्म हुआ तो जो एग्ज़ामिनर्स थे, उशरर्स, मर्सीफुल उशरर्स कहा हुआ है, तो वो उनका जो आंसर शीट है वो मिस्टर वेल्डन के पास ले गए। मिस्टर वेल्डन ने जब देखा कि ये तो बिल्कुल बुरी परफॉर्मेंस दी है लैटिन में, तो जाहिर है बुरी परफॉर्मेंस वाले को तो एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल उनको एडमिशन मिल गया। लेकिन कहाँ पे मिला ये देखते हैं, प्लेस्ड विद द लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, उस स्कूल में जो सबसे कम परफॉर्मेंस देने वाले जो स्टूडेंट्स थे उसके साथ दाखिला मिला। उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स के साथ इनको भी दाखिला मिल गया, क्योंकि लैटिन की तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लिहाजा जाहिर ये हो रहा था, बिल्कुल वाज़ेह बात ये थी कि लैटिन तो नहीं पढ़ाई जा सकती। उन दिनों की बड़ी लैंग्वेजेस लैटिन थी और ग्रीक थी, लातीनी ज़ुबान और यूनानी ज़ुबान, तो ये दो ज़ुबानें जो थी वो उनकी वो पढ़ा करते थे। जिसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो लैटिन लैंग्वेज पढ़ा करते थे बड़े ज़ौक़ शौक़ से, ग्रीक लैंग्वेज पढ़ा करते थे बड़े मज़े से, इंटरेस्ट लेके पढ़ा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि इनको लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के साथ रखा गया। रिग्रेट हुआ जी, एक अफसोस, दुख था जी उनका, वो भी ज़रा देख लेते हैं क्या दुख था। दुख था, रिग्रेट्स बिकॉज हिज नेम वॉज ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑन द स्कूल लिस्ट। नए बच्चे जिनका उस साल दाखिला हुआ, वो नए बच्चे जो हैं वो दाखिले में जब नाम आया, इनका पूरा नाम है स्टीफन विंस्टन चर्चिल, तो वहाँ पे जब वो उनका नाम आया विंस्टन स्टीफन चर्चिल, तो डब्ल्यू में चूंकि इनका नाम शुरू होता है तो एंड पे नाम चला गया अल्फ़ाबेटिकली। डब्ल्यू से उनका नाम जब आया, ए वाले फिर बी वाले फिर सी वाले, तो इस तरह उनका नाम डब्ल्यू में चला गया। और कहते हैं कि जनाब मुझसे नीचे सिर्फ 2 नाम थे, और पूरे स्कूल में एंड में मेरा नाम आता था, मुझसे नीचे सिर्फ 2 नाम थे, और वो बाकी 2 स्टूडेंट जो वो भी किसी ना किसी वजह से चले गए, वो भी स्कूल छोड़ गए। तो इनका नाम आ गया जी कहाँ पे, बिल्कुल सबसे एंड पे नाम आ गया, सबसे आखिर में स्कूल की, पूरे स्कूल की लिस्ट में सबसे आखिर में कहता जी मेरा नाम आ गया। मेरा कहता जी बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का। ही वॉज टॉट इंग्लिश ओनली। हाँ जी, अभी जैसे बात हुई, लाइक बच्चों को इंग्लिश की बजाय लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, कि लाइक फैक्ट थे, नई लैंग्वेज सीख सकते थे वो बच्चे। लेकिन सर विंस्टन की परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कहा जी ये सिर्फ, और इंग्लिश सिर्फ उन लोगों को पढ़ाई जाती थी, उन बच्चों को पढ़ाई जाती थी जो डल थे, जो ज़्यादा पढ़ाई में बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते थे इंग्लैंड में जी। तो ही वॉज टॉट इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई गई। और किसने पढ़ाई जी, उनके एक टीचर हैं जी, और जो क्लेवर स्टूडेंट्स थे उन क्लेवर स्टूडेंट्स को पढ़ाए गए वर टॉट ग्रीक एंड लैटिन, उनको यूनानी, ग्रीक लैंग्वेज यूनानी ज़ुबान सिखाई गई और लैटिन लातीनी ज़ुबान सिखाई गई। फिर वो कहते हैं जी मिस्टर सोमरवेल ने मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाई। बहुत याद करते हैं अपने सोमरवेल, मिस्टर सोमरवेल को, ये बहुत शानदार टीचर हैं। इनका एक कहते हैं जी अपना पढ़ाने का तरीका था, सब जो जुमले के हिस्से बनाते थे, मुख्तलिफ कलर्ड मार्कर से जुमले के हिस्से बना दिया करते थे, और उससे हमारी सीखने की सलाहियत बढ़ जाया करती थी। और मुझे कहते हैं जी कि मुझे ये बड़ा अच्छा समझ में आ गया कि ब्रिटिश, ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत शानदार तरीके से मुझे समझ आ गई कि इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है। बहुत मुतासिर हैं अपने टीचर मिस्टर सोमरवेल से, ये नाम मत भूलिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो आगे देखते हैं जी,
लर्निंग इंग्लिश वॉज एन एडवांटेज टू हिम। अच्छा, अब निकम्मे बच्चों में उनका शुमार होता था और निकम्मे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, लेकिन बाद में एंड पे आके वो कहते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश सीखने का फ़ायदा हो गया, मुझे इंग्लिश सीखने का फ़ायदा हो गया। क्यों? आगे रोज़ी रोटी तो कमानी है ना, तो ग्रीक लैंग्वेज पढ़ के तो रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते थे, अपनी लिविंग जॉब वगैरह नहीं कर सकते थे, जॉब्स ही नहीं थी। लैंग्वेज वो जो है लैटिन पढ़ के तो अपनी रोज़ी रोटी वो नहीं कमा सकते थे। लिहाजा जो 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 लड़के दोज हु लर्नड लैटिन एंड ग्रीक हैड टू लर्न, जी क्या उनको सीखना था? हैड टू लर्न इंग्लिश। उनको वहां पे इंग्लिश सीखनी थी, तो दोबारा उनको इंग्लिश सीखनी पड़ी वहां पे। अब क्या होता है जी कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दोबारा इंग्लिश सीखने लगे, लेकिन जो सर विंस्टन चर्चिल हैं उनको पहले इंग्लिश आती थी और वो बड़े अच्छे तरीके से सीख गए थे। लिहाजा कहते हैं जी मुझे उन लोगों पे फ़ायदा हो गया। तो ये तो थी जी हमारी आज की समरी। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जी कि मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले इंग्लिश सिखाता हूँ, बाद में टीचर बने, बहुत मशहूर टीचर बने। तो कहते हैं जी जब मैं इंग्लिश सिखाता हूँ तो मैं उनको अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाता हूँ, और बाद में जब कोई इंग्लिश सीख जाए उसके बाद फिर मैं ग्रीक और लैटिन सीखने की इजाज़त देता हूँ कि भाई अब आप इंग्लिश आपने सीख ली, अब आप लैटिन और ग्रीक सीख सकते हैं। और अगर इंग्लिश कोई नहीं सीखता तो फिर उनको मैं बहुत सख्ती से उनके साथ मैं पेश आता हूँ, और अच्छी तरह उसने बार सर विंस्टन ने कहा कि मैं बहुत सख्ती करता हूँ इंग्लिश ना सीखने पे। तो लिहाजा जान लें कि इंग्लिश सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फर्स्ट ईयर हैरो के टेक्स्ट की तरफ। पेज 45 आपकी बुक का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। पार्ट 2 का लेसन 1, ओवरऑल ये लेसन नंबर 11 है, फर्स्ट ईयर एट हैरो। टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी कि आई हैड स्केर्सली पास्ड माई 12th बर्थडे व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशंस। एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दूं कि टेक्स्ट आपने अब फर्स्ट ईयर की तरह नहीं पढ़ना। मैं पहले भी कह चुका हूं, फर्स्ट ईयर में आप इस नियत से पढ़ते थे कि आपको ट्रांसलेशन करनी है, पेपर में ट्रांसलेशन आएगी। अब आपने सिर्फ उस जुमले में, उस पोर्शन में, उस पैराग्राफ में आपने कॉन्सेप्ट लेना है बस। इस पैराग्राफ में 4 या 5 या 6 क्या बातें की गई हैं, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं इसको समझना। इसमें पॉइंट समझें बस आप लोग। तो अच्छा, एक तो पॉइंट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और दूसरे फिर मुश्किल लफ्ज़ों के मतलब जिनको सिनोनिम्स कहते हैं, तो सिनोनिम्स आपने तैयार करने हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आई हैड स्केर्सली, बमुश्किल, पास्ट माई 12 के स्पेलिंग जी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। बमुश्किल मैंने अपनी 12वीं सालगिरह ही गुजारी थी, यानी अभी मैं 12 साल का ही हुआ था, छोटी सी उम्र मेरी, अभी मैं 12 साल का ही हुआ था। व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन, कि मैं बेचारा अभी 12 साल का ही हुआ था कि मैं ना मेहरबान एग्जामिनेशन से मेरा वास्ता पड़ गया, ना मेहरबान इम्तिहानों से मेरा वास्ता पड़ गया। तो जनाब वो अगली बात करते हैं कि through which for the next 7 years I was destined to journey, जिनमें अगले 7 साल मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मैं अगले मज़ीद 7 साल भी उनसे, उन इम्तिहानों से मेरा वास्ता पड़ा। 12 साल की उम्र में उन इम्तिहानों से मेरा वास्ता पड़ा जिनसे मैंने अगले 7 साल मज़ीद गुजरना था। दुख देखें बेचारे 12 साल के एक बच्चे के, बहुत बड़ा नाम कमाने वाले सर विंस्टन चर्चिल जब 12 साल के थे तो पढ़ाई के मतलब उनके ख़यालात क्या थे, बहुत सारे लोगों से मुख्तलिफ नहीं थे, उन जैसे ही थे। आपके 12 साल की उम्र में ख़यालात क्या थे, ज़रा याद करें। दीज एग्जामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, ये इम्तहानात मेरे लिए बड़ी आजमाइश थे, मैं बड़ा तंग था, बड़ा परेशान था। ट्रायल, आजमाइश। द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीज लीस्ट, वो मज़ामीन जो एग्जामिनर्स को पसंद थे, जो टीचर्स को पसंद थे, वो मज़ामीन थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मुझे मेरे नापसंदीदा मज़ामीन में शामिल थे वो। इनवेरिएबली, हमेशा, ऑलवेज। फैंसी, समझना, अच्छा समझना। लीस्ट, कम, ये वो
मज़ामीन थे, एग्जामिनर्स को वो मज़ामीन पसंद थे जिनको मैं बहुत कम पसंद करता था, मुझे पसंद नहीं थे। आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, मैं चाहता था, अभी शुरू में बात हुई थी, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट कहते हैं जी सर विंस्टन चर्चिल, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री थे जी, पोएट्री थी और राइटिंग ऐसे, ये 3 मज़ामीन। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर का सवाल, नहायत इंपॉर्टेंट पेपर का सवाल, व्हाट वर द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ सर विंस्टन चर्चिल। तो आप इसका जवाब क्या देंगे जी? हिस्ट्री, पोएट्री एंड एसे राइटिंग। जी अगली बात क्या है? द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वर पार्शल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, लेकिन इसके बरअक्स, ऑन द अदर हैंड इडियम है, लेकिन इसके बरअक्स वो जो एग्जामिनर्स हैं वो लैटिन के हक में थे और मैथमेटिक्स के बारे में सवाल करना, मैथमेटिक्स के बारे में सवाल करना पसंद करते थे। एंड देयर विल प्रीवेल्ड, और उनकी मर्जी जो है वो ही चलती थी, उनकी मर्जी को ही फौकियत दी जाती थी। जो एग्जामिनर चाह रहे हैं वही चलेगा, मैं जो चाह रहा हूँ यानी स्टूडेंट जो चाह रहे हैं वो नहीं चलेगा। लैटिन के सवालात का जवाब दो, मैथमेटिक्स के सवालात का जवाब दो, हिस्ट्री पसंद है, पोइट्री पसंद है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को स्टूडेंट्स को लैटिन पसंद होनी चाहिए, लैटिन के जवाब आने चाहिए। इस वजह से वो परेशान था कि एग्जामिनर जो हैं वो सारे वो मज़ामीन पूछते थे जो इसको नापसंद थे। मोर ओवर, मज़ीद ये कि एक तो उसको सब्जेक्ट पसंद नहीं है, लैटिन और मैथमेटिक्स उसको पसंद नहीं है, दूसरा मज़ीद ये कि द क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज विच आई वाज अनएबल टू सजेस्ट अ सैटिस्फैक्टरी आंसर। एक तो मुझे सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है, ऊपर से सितम बलाए सितम, ऊपर से ये बात कि वो जो सवाल उन मज़ामीन में से पूछते थे वो तो मुझे बिल्कुल ही, मैं उनका इत्मीनान बख्श सेटिस्फैक्टरी आंसर, मैं उनका इत्मीनान बख्श जवाब मैं नहीं दे सकता था। एक तो मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं थे और उसके बाद इसके अलावा जो सवालात उन सब्जेक्ट के मतलब पूछते थे वो हमेशा से वही सवाल होते थे जिनका मैं इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सकता था। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, मैं चाहता था कि मुझसे वो बात पूछी जाए जो मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ, मुझसे वो पूछा जाए जो मुझे आता है। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो, और वो चाहते थे, वो हमेशा कोशिश करते थे कि वो उससे वो बात पूछें जो मुझे नहीं आती। कभी आपके साथ ऐसा हुआ इससे पहले, जो सवाल आप छोड़ के गए हों वही पेपर में आ गया हो, या ऐसे कुछ वाक़यात? सोचें, आगे चलते हैं। When I would have willingly displayed my knowledge, जब मैं अपनी नॉलेज को शो करता था, अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता था, अपनी नॉलेज को सामने लाता था, they sought to expose my ignorance, sought सीक की फॉर्म है, SEE के सीक की फॉर्म sought है, तो वो एक्सपोज करना चाहते थे मेरी इग्नोरेंस, मेरी ला इल्मी को सामने लाना चाहते थे। मैं चाहता था मुझसे वो पूछा जाए जो मैंने तैयार किया हुआ है, जो मुझे आता है, और वो चाहते थे कि वो मुझसे पूछा जाए जो मुझे नहीं आता। 12 साल की उम्र में आपके ख्यालात क्या थे? कुछ इससे मिलते जुलते थे, मुख्तलिफ थे। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, इस तरह के ट्रीटमेंट का, इस तरह के अमल का सिर्फ एक नतीजा निकला। क्या जी अमल हुआ? मैं जो सब्जेक्ट जो मैं सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ जिसमें से मुझसे सवाल पूछे जाएँ, उसमें से सवालात नहीं पूछे गए अकॉर्डिंग टू सर विंस्टन चर्चिल, और मुझसे वो सवाल पूछे गए जो मुझे नहीं आते। एक नतीजा निकला इसका, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, सिर्फ एक नतीजा निकला, और वो क्या था? आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, मैं इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दे सका। जाहिर है जब इग्नोरेंस को वो एक्सपोज करेंगे, लाइल्मी को जब वो एक्सपोज करेंगे, तो कैसे आप अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे। अब आते हैं जी आज के कुछ सिनोनिम्स की तरफ। सबसे पहले इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल नामेहरबान, गैर मेहरबान, गैर मेहमान नवाज, बेआसाइश, अनकाइंड, अनइनवाइटिंग, ये कैपिटल किया हुआ है, ये ज़रूर देखिएगा। अनफ्रेंडली, क्रूअल, नामेहरबान, डेस्टिन्ड, किस्मत में होना, मामूर होना,
प्रीडिटर्मिन्ड, इंटेंडेड, फेटेड, सर्टन, पक्का। अगला लफ्ज जी ट्रायल, आजमाइश, इम्तिहान या टेस्ट, हार्ड टास्क, ऑर्डील, एफ्लिक्शन, क्रॉस, ट्रिबुलेशन। नेक्स्ट वर्ड इनवेरिएबली, हमेशा, ऑलवेज, अनचेंजेबल, कांस्टेंट, फिक्स्ड, स्टेबल, स्टडी। फैंसीड, ख्याल करना, पसंद करना, अच्छा समझना, लाइक्ड, इंपॉर्टेंट। डिजायर्ड, वांटेड, डिजायर्ड, केयर्ड फॉर, प्रिफर्ड। तो ये था आपका फैंसीड का। अब अगला देखते हैं जी पार्शल। एग्जामिनर्स वर पार्शल टू लैटिन, तरफदारी करना। हैड अ टेस्ट फॉर, शौक होना। बायस कहते हैं तासुब होना। प्रेजुडिस, वन साइडेड, वन साइडेड था ना, वो पसंद नहीं कर, पोइट्री को पसंद नहीं करते थे और लैटिन को पसंद करते थे, हिस्ट्री को पसंद नहीं करते थे, मैथमेटिक्स को पसंद करते थे। तो उनकी पसंदीदगी वन साइडेड थी बस। प्रिवेल्ड, मेक अ शो ऑफ, एग्जिबिट, दिखाना। प्रिवेल्ड, फौकियत रखना। तो अगला डोमिनेटेड, मर्जी चलना। एग्जिस्टेड या ऑब्टेन्ड, उनकी मर्जी चलना। एक्सपोज, लेट लाइट ऑन, ब्रिंग टू व्यू, सामने लाना जी, पेश करना। इग्नोरेंस, ला इल्मी, नादानी, अहमक। अननोइंग, लैक ऑफ नॉलेज। इनहॉस्पिटेबल, ये अभी हमने किया ऊपर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ और देखते हैं कि सर विंस्टन चर्चिल ने अगले पैराग्राफ में क्या बात की है। अगेन वही पेज है, पेज 45 बुक का, और पैराग्राफ 2। दिस वॉज स्पेशली ट्रू, आखिरी बात क्या की थी जी, जरा पढ़ें ऊपर वाले पैराग्राफ का आखिरी जुमला। आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, मैं इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका। पैराग्राफ 2, दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट हैरो, ये बात उस वक्त तो और सच्ची हो गई जब मैंने हैरो में दाखिले का इम्तिहान दिया। एक तो मेरा पहले ख्याल था कि एग्जामिनेशन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे बुरे लगते हैं, और ये बात उस वक्त पक्की हो गई, वाज़े तौर पे सबूत के तौर पे सामने आ गई जब उन्होंने हैरो नामी मशहूर स्कूल में, इंग्लैंड के मशहूर स्कूल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन, अभी बात हुई थी, हाउएवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू, हेड मास्टर ने, मिस्टर वेल्डन ने वुसअतुल नज़री से देखा ऑफ माई लैटिन प्रोज, लैटिन के पेपर को उन्होंने, अभी बात हुई थी स्टार्ट में जब हम मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे कि मेरे लैटिन के प्रोज के पेपर को उन्होंने बड़े गौर से देखा, वुसअतुल नज़री से देखा। He showed discernment in judging my general ability, उन्होंने बड़ी डिसर्नमेंट दी, जहानत, उन्होंने बड़ी जहानत का मुजाहरा किया मेरी जजमेंट, मेरी काबिलियत को जांचने के लिए, बड़ी अकल से काम लिया मेरी काबिलियत को जांचने के लिए। दिस वॉज मोर रिमार्केबल, ये बहुत ही नुमायाँ बात हो जाती है, बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर। जी लैटिन के पेपर में मैं एक भी सवाल का जवाब ना दे सका, एक भी सवाल का जवाब मैं ना दे सका। आई रोट माई नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेज, मैंने पेज के सबसे ऊपर अपना नाम लिखा। पेज सामने आ गया जी, आंसर शीट होती है आपके सामने भी आती है जब आप एग्जाम में बैठते हैं। कहता है जी मैंने पेज पे अपना नाम लिखा। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1। हाँ जी, मैंने अपना नाम लिखा ऊपर और फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बड़ी सोच विचार के बाद, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद,
और क्या लिखूं? क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने लिख दिया है। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, सोचना, थिंकिंग, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, दस 1 ब्रैकेट। ले जी, बहुत सोच विचार के बाद मैंने 1 लिखने के बाद उसके गिर्द ब्रैकेट लगा दिए। ये है जी कुल परफॉर्मेंस लैटिन के पेपर में। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत सोच विचार के बाद, I put a bracket round it, thus 1 bracket. But thereafter I could not think of anything connected with it. लेकिन उसके बाद मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं आई जिसका ताल्लुक उससे हो, जिसका कनेक्शन, जिसका ताल्लुक पेपर से हो और प्रोज, लैटिन प्रोज के पेपर से हो, ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं आई with it that was either relevant or true, जो कि relevant होती, उससे मुतल्लिक होती या सच होती। मेरे जहन में और कोई बात नहीं, बस मैंने अपना ऊपर नाम लिखा, 1 लिखा, उसके ब्रैकेट लगा दिए और बस, इसके अलावा मेरे जहन में कुछ ना आया। इंसिडेंटली जी फिर ये हुआ, देयर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट ऑफ एंड सेवरल स्मजेस। फिर पता नहीं जी, ना जाने कहाँ से एक बड़ा धब्बा और छोटे स्याही के धब्बे पता नहीं कहाँ से आए। आई गेज फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल। मैं पूरे 2 घंटे इस अफसोसनाक मंजर को देखता रहा, इस अफसुर्दा मंजर को देखता रहा। खाली पेपर, साफ़ सुथरा पेपर था, पता नहीं कहाँ से स्याही के कतरे आ गए। अच्छा भला पेपर साफ़ सुथरा ख़राब हो गया। 2 घंटे मैं देखता रहा इसी मंजर को। एंड देन मर्सीफुल, रहमदिल उशरत, रहमदिल निगरान, कलेक्टेड माई पीस ऑफ फुलस्केप। उन्होंने मेरा पेज कलेक्ट किया, मेरा पेज इकट्ठा किया बाकी पेपरों के साथ, विद ऑल द अदर, दूसरे सब लोगों के साथ, दूसरे सब बच्चों के साथ मेरा पेपर भी उन्होंने पकड़ा। एंड कैरिड इट टू द हेड मास्टर्स टेबल, और उसको हेड मास्टर की टेबल पे ले गए। मेरा पेपर गया जी किसके पास? हेड मास्टर की टेबल पे, खाली है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। It was from these slender indications of scholarship, ये वो जहानत के छोटे से इशारे थे, that Mr. Weldon drew the conclusion, ये वो जहानत के इशारे थे जिससे मिस्टर वेल्डन ने ये नतीजा निकाला, that I was worthy to pass into Harrow, कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे हैरो में दाखिला मिल जाए। It is very much to his credit, ये उन्हीं की मेहरबानी है, ये उन्हीं की मेहरबानी है कि मुझे वहाँ दाखिला मिला। It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things. तारीफ़ तो करनी है जी, एडमिशन हो गया तो it showed, पता चलता है जब उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट कर लिया उन लोगों में जिन्होंने स्कूल में दाखिल होना है, तो पता चलता है कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं beneath the surface of things, जो कि सतह से नीचे देखते हैं। सतही परफॉर्मेंस तो क्या है, पेपर में 0 है, कुछ भी लिखा हुआ प्रोज में, लेकिन उन्होंने बच्चे की सोच को समझा। अ मैन, वो एक ऐसे शख्स थे, अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन, वो एक ऐसे शख्स थे जो पेपर की कारकर्दगी पे इन्हिसार नहीं करते थे, इम्तिहान की कारकर्दगी पे इन्हिसार नहीं करते थे। आई ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, होना ही था जी, मेरे दिल में हमेशा उनके लिए बड़ी इज़्ज़त है, मेरे दिल में उनके लिए हमेशा बड़ी इज़्ज़त है। ये तो था हमारा आज का दूसरा पैराग्राफ। सिनोनिम्स देखते हैं, तो आज का जो सिनोनिम है डिसर्नमेंट, जहानत, अकल, अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट, सगैसिटी, विजडम, रिफ्लेक्शन, सोच विचार, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, सोच विचार, रेलेवेंट, मुतल्लका। रिफ्लेक्शन के सिनोनिम जी, थिंकिंग, थॉट, कंटेम्पलेशन, मेंटल एक्टिविटी, सोच विचार। रेलेवेंट, मुतल्लका, टू द पॉइंट, स्मजेस, धब्बे, स्याही के धब्बे। गेज्ड, गौर से देखना, गौर से देखना, गेज्ड। और जी अगला, स्पेक्टिकल, मंजर, नज़ारा,
इस अफसरदा मंजर को मैं 2 घंटे तक देखता रहा। सीन या विजन या विस्टा या साइट, उशरर्स, निगरान, अटेंडेंट्स ही वही जो एग्जामिनर्स थे वहाँ के और पेपर की निगरानी कर रहे थे, उन्हीं का जिक्र है। अटेंडेंट्स, डोर कीपर को भी कहते हैं उशरर। लीडर, कंडक्टर या डायरेक्टर। स्लेंडर कहते हैं बारीक, लेकिन यहाँ मतलब है छोटा। स्मॉल, थिन, पुअर, स्लाइट, माइनर, शॉर्ट, लिटिल। अच्छा जी, क्रेडिट मेहरबानी, शोहरत, साख, तो ये उन्हीं की मेहरबानी है, ये उन्हीं के क्रेडिट में बात जाती है कि मुझे दाखिला मिल गया हैरो जैसे स्कूल में। डेब्ट नहीं पढ़ना जी इसको, DEBT, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़, लोग इसको पढ़ते हैं डेब्ट, नहीं जी, डेट लफ्ज़ है, डेट लफ्ज़ है। बी के बाद टी आ जाए, बी के बाद टी आ जाए तो आपको पता है कि बी की आवाज़ साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डाउट, बी के बाद टी आया हुआ है, आप इसको डाउबट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको जी, डाउट। तो अगर ये डाउट है तो फिर ये डेट है, और अगर आपने इसको डेब्ट पढ़ना है तो फिर उसको डाउबट बोला करें, और जाहिर है वो बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा रूल क्या है, मजाक अपनी जगह, रूल क्या है, बी के बाद टी आ जाए, ध्यान में रखिएगा, बी के बाद टी आ जाए तो बी की आवाज़ साइलेंट हो जाती है, जैसे डाउट। इसी तरह डेट। एप्लीकेशन, ये एहसानमंद, मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ। मैनिफेस्टेशन, अपीयरेंस, शो, डिस्प्ले, तो ये वो सिनम से जो आज के हमारे लेसन में शामिल थे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा जो सेगमेंट है वो है इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में चलते हैं। सबसे पहला आज का जो इडियम है वो है आफ्टर ऑल, बहरहाल। डू नॉट अब्यूज हिम, गालियां देना। डू नॉट अब्यूज हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर। उसे गालियां मत दो, बहरहाल वो तुम्हारा भाई है। आफ्टर ऑल, उसे गालियां ना दो, बहरहाल वो आपका भाई है जनाब, उसे गालियां मत दीजिए। अ गाला डे, खुशी का दिन। द ईद इज अ गाला डे फॉर द मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए ईद मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। ईद मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। अ गाला डे, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम, पेपर में आ जाता होता है। अ हार्ड पिल टू सॉलो, तल्ख तजर्बा। द फेलियर इन द इलेक्शंस प्रूव्ड अ हार्ड पिल टू सॉलो फॉर हिम। इंतखाबात में नाकामी उसके लिए तल्ख तजर्बा साबित हुई। इंतखाबात में नाकामी उसके लिए तल्ख तजर्बा साबित हुई। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, नापायदार चीज़। गत्ते का घर होगा तो कैसे होगा, नापायदार ही होगा ना। तो ये बिल्कुल वही है, नापायदार चीज़। लाइफ इज़ नो मोर देन अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ज़िंदगी एक नापायदार चीज़ है और कुछ नहीं है। ज़िंदगी एक नापायदार चीज़ है और कुछ नहीं है। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला, हर काम कर लेने वाला। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे काम कर लेते होते हैं। तो ही नोज़ मैनी स्किल्स, उसके पास बहुत सी स्किल्स हैं, महारतें, उसके पास बहुत सी महारतें हैं। ही इज़ रियली अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो हर फन मौला है क्योंकि वो बहुत से काम जानता है। अ जेल बर्ड, आदि मुजरिम। ही इज़ अ जेल बर्ड, वो एक आदि मुजरिम है। एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, और वो जेल में जाने से नहीं डरता। वो आदि मुजरिम है और जेल से नहीं डरता। ये तो थे आज के इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। उम्मीद है आप ये साथ साथ तैयार करते चले जा रहे होंगे आज के इडियम्स, और इससे पहले वाले इडियम भी आप साथ साथ तैयार कर रहे होंगे। बाद में बर्डन बढ़ जाएगा, बहुत पहले ये बात कर दी गई थी आपसे, बाद में बर्डन बढ़ जाएगा। साथ साथ तैयार करते जाएं। 6 इडियम्स हैं, रोज़ के 6 इडियम्स तैयार करते चले जाइए। और आप मज़ीद आगे चलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, आज हम 2 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। नंबर 1, फॉल इन विद, अचानक मिलना या इत्तेफाक करना। ऑन द वे वी फेल इन विद अ फनी फेलो, नहीं आएगा यहाँ पे।
रास्ते में हम चंद मज़ाहिया दोस्तों से मिले, रास्ते में हम चंद मज़ाहिया दोस्तों से मिले। अब आगे चलते हैं। फॉल ऑफ, गिरना या कम करना। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज हैज़ फॉलन ऑफ। हमारे कॉलेज में तालिब इल्मों की तादाद कम हो गई है, हमारे कॉलेज में तालिब इल्मों की तादाद कम हो गई है। तो ये तो थे हमारे आज के फ्रेजल वर्ब्स। आपसे बात करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। मज़ीद क्लास में हम दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। फ़िलहाल अस्सलामु अलैकुम।